हिस्ट्री का आपका ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर सेकंड का। ये है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग ये समझेंगे। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब क्या है कि हम इंडियन हैं, हम यूनाइट हैं, या हम हमारे बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं आइडेंटिटी के। आप साउथ इंडियन हो सकते हो, नॉर्थ इंडियन हो सकते हो, लेकिन कॉमन चीज़ हम लोग क्या है, कॉमन चीज़ ये है कि हम सभी लोग क्या हैं, इंडियन हैं। तो ये जो फीलिंग है इंडियननेस का, ये जो फीलिंग है वननेस का, ये जो फीलिंग है कलेक्टिव बिलोंगिंग का, ये कैसे डेवलप होती है, इसी चीज़ को हम लोग इस वाले पैराग्राफ में समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो इमेज है, ये बाल गंगाधर तिलक का है। ये इंडिया के बहुत बड़े फेमस फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने इंडिया को आज़ादी दिलाने में इनका लीडिंग रोल था। इनको आप देख सकते हो, इनके चारों तरफ जो है डिफरेंट सिंबल्स है, जिसमें ये डिफरेंट सिंबल्स जो है ये इंडिया की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जो इंडिया है वो एक डाइवर्स नेशन है। इंडिया में डिफरेंट फेथ, डिफरेंट रिलीजन को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ सर्वाइव करते हैं। इंडिया जो है जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का है, उतना ही अलग अलग धर्मों का है। तो ये जो इंडियननेस है या ये जो यूनिटी है, इसका जो स्पिरिट है ये कैसे डेवलप होता है, कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे डेवलप होता है, उसी को हम लोग इस वाले पार्ट में डिस्कशन करेंगे। आपका ये जो मतलब हेडिंग है, इसका बोर्ड में क्वेश्चन भी बनता है कि आपका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच इंश्योर अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया। मीन्स ऐसे कौन से सिंबल्स थे, आइकन्स थे, पेंटिंग थे या प्रिंट थे जिन्होंने इंडिया में यूनिटी इंश्योर किया, जिन्होंने इंडिया में इंडियन को बाइंड किया, जिन्होंने इंडिया में इंडियन को यूनाइट करने का प्रयास किया। चलिए इसी वाले पार्ट्स में हम लोग यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ अगर आप लाइन को देखेंगे तो इसमें जो मेन पॉइंट दिख रहा है उसमें यही लिखा हुआ है ना कि नेशनलिज्म तभी आपका रियलाइज़ हो सकता है जब ये फील करें कि हम सभी जो हैं एक नेशन के सिटीजन हैं। अगर अगर इंडिया में डिफरेंट क्लास के लोग, डिफरेंट कास्ट के लोग अपने आप को फील करें कि हम इंडियन हैं, हमको यूनाइट होना है, तभी जाकर नेशनलिज्म सक्सेसफुल हो सकता है। अगर एक एरिया के लोग पार्टिसिपेट करें, अदर्स के लोग पार्टिसिपेट न करें, तो नेशनलिज्म का फीलिंग नहीं आ सकता है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कंट्री में नेशनलिज्म तभी आ सकता है जब आप डिफरेंट सिंबल्स या डिफरेंट चीज़ों को लोगों के बीच में आप उसे पॉपुलराइज करें, जिससे लोग उसके साथ कनेक्ट हो सकें। जैसे आपने प्रीवियसली पढ़ा था, गांधी ने साल्ट मार्च के माध्यम से इंडियंस को यूनाइट किया कि जो साल्ट है वो सभी लोग खाते हैं। ऐसा नहीं कि साल्ट को कोई केवल कुछ लोग खाते हैं। तो साल्ट पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टैक्स लगाई है, मोनोपोलाइजेशन किया है, ये रॉन्ग है। तो वैसे यहाँ लिखा हुआ है कलेक्टिव बिलोंगिंग स्पिरिट कैसे डेवलप होता है। तो कलेक्टिव बिलोंगिंग स्पिरिट तब डेवलप होता है जब हम ये सोचते हैं कि हमारा कंट्री जो है इंडिया है। तो बेसिकली यहाँ से आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोग अपने कंट्री को या अपने आप को कैसे इंडियन देखना शुरू करते हैं। इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो वो अपने आप को एक कंट्री का सिटीजन कैसे ट्रीट करना शुरू करते हैं, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे आपका जो सेकंड वाला पैराग्राफ है, इसमें मेंशन किया गया हुआ है कि नेशनलिज्म जो होता है या द स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि वी आर इंडियन, वी आर द सिटीजन ऑफ सेम नेशन। तो ये जो इस कलेक्टिव स्पिरिट है इंडियन नेस की, ये कैसे डेवलप होती है। तो लिखा हुआ है वेराइटी ऑफ कल्चर प्रोसेस। मीन्स आपका 19th और 20th सेंचुरी में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे थे, जिसमें इंडियंस जो थे वो कंबाइंड हो रहे थे, जिसमें इंडियन जो थे वो कनेक्ट हो रहे थे। तो कुछ ऐसे सिंबल्स थे, कुछ ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ थे जिन्होंने इंडिया में कलेक्टिव स्पिरिट या इंडियननेस को डेवलप करने का प्रयास किया। मीन्स जहाँ पे जो इंडिया के लोग थे वो अपने आप को एक एरिया का प्लस अपने आप को एक इंडिया का सिटीजन मानना शुरू कर दिए। तो बेसिकली किस तरह के ऐसे सिंबल्स थे, किस तरह के ऐसे चीज़ें थे, लिखा ना कि कल्चरल प्रोसेस हो गया, उसके अलावा फ्रिक्शन हो गया, फॉकलोर हो गया, या सॉन्ग है, प्रिंट है, सिंबल है, इन सभी इन्हीं इन्हीं सब ने मिल करके कलेक्टिवली इंडियननेस को डेवलप किया। मतलब जैसे हमारा कंट्री क्या था 19th सेंचुरी के पहले या 18th सेंचुरी में या 17th सेंचुरी में, इंडिया जो था ऑलरेडी डिवाइडेड था। मतलब स्पिरिट ऑफ वननेस, स्पिरिट ऑफ इंडियननेस बहुत ही लैक करता था। हम लोग अपने आप को एक कास्ट या अपने आप को एक रीजन का एक मतलब सिटीजन मानते थे। हम अपने आप को एज ए इंडियन जो थे वो कंसिडर नहीं किया करते थे। तो जो इंडियननेस की फीलिंग है वो कैसे डेवलप होती है, तो उसमें आप यहाँ पे मेनली जैसे आप कह सकते हो कि सॉन्ग के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से। जैसे भारत माता का इमेज जब बनाया गया तो भारत माता किसी एरिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही थी। भारत माता जो है वो सी वाज सिंबल ऑफ होल इंडिया। तो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि सिंबल के थ्रू प्लेड में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ड्रामा या
ये सारी चीज़ें बेसिकली हम ये पीरियड दूसरे सेंस में है। तो हम सिंबल के माध्यम से या पॉपुलर प्रिंट के माध्यम से या फाकलोर का मतलब क्या होता है, जो हमारे एंशिएंट स्टोरी थे उनको रिसाइट किया गया, उनको एक्सप्लेन किया गया कि पास्ट में किस तरह से इंडिया एक यूनाइट कंट्री था, पास्ट में किस तरह के इंडिया की यूनिटी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारी जो यूनिटी है वो कंप्रोमाइज़ होती है। हम जो हैं तभी यूनाइट थे, उनके आने की वजह से हम डिवाइड होते हैं, हमारा कल्चर जो है कंप्रोमाइज़ होता है। तो बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल स्टोरी हैं, एंशिएंट स्टोरी हैं, उनको हमने रिडिस्कवर किया, उनको हमने क्या किया, फिर से रिडिफाइन किया। तो बेसिकली आपको मैं बार बार एम्फसाइज़ करूँगा कि आप जब इस हिस्से को पढ़ें तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग जो हैं भले डिफरेंट आइडेंटिटी के हों, लेकिन कॉमन चीज़ हमें ये है कि हम सभी इंडियन हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, और हम लोग जो हैं बेसिकली भले डिफरेंट हो सकते हैं आइडेंटिटी के बेस पे, लेकिन और सब मामलों में हम यूनाइट हैं। तो बेसिकली चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारे अंदर एक इंडियन की फीलिंग आती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इमेज के माध्यम से या फिगर के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन किया गया है। जैसे आप देखते हो ना कि हम इमेज बना करके लोगों को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। इमेज बनाने का मतलब क्या होता है, इंडिया को एक मतलब है, इंडिया को एक इमेज के रूप में रिप्रेजेंटेशन किया गया है। जैसे चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि फ्रांस के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए फ्रांस को एक नेशन के तौर पर एज ए नेशन एक फीमेल फिगर के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया। मतलब हम नेशन को एक फिगर के रूप में रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिससे हम मासेस को कनेक्ट कर सकें। तो बेसिकली वैसा ही आपका इंडिया में किया गया था। इंडिया में भारत माता इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, मतलब भारत माता का हमने इमेज बना करके उनके रूप में इंडिया को दिखाने का प्रयास किया। तो इसको सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के फेमस नॉवलिस्ट, हिस्टोरियंस, ऑथर्स, फ्रीडम फाइटर थे, और इन्होंने वंदे मातरम का भी कंपोजिशन किया था। मतलब ये अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने इस कविता इसको मतलब इस पोएम को कंपोज किया, और इसका जब भारत के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे आपका 905 का स्वदेशी आंदोलन हो या 1920 का नॉन कोऑपरेशन हो या 1930 का सिविल डिसोबीडियंस हो, तो जितने भी बड़े आंदोलन लॉन्च किए जा रहे थे, तो उस आंदोलन के समय जो फ्रीडम फाइटर थे वो वंदे मातरम और इस तरह के हाइम्स को परफॉर्म किया करते थे। आज भी देखो ना, हम अपने नेशनलिस्ट और फ्रीडम फाइटर को ट्रिब्यूट देते हैं, उनके लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह के पैट्रियाटिक सॉन्ग का हम रिफ्लेक्शन करते हैं। तो बेसिकली सिंबल के माध्यम से और भारत माता की इमेज के माध्यम से और वंदे मातरम के माध्यम से इंडियंस के अंदर कहा गया कि आप लोग जो हैं, आपके अंदर भले डिफरेंसेस हैं, लेकिन कॉमन चीज़ ये है कि आप सभी लोग हैं, आप इंडियन हैं। उसी तरह से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से इंस्पायर होकर के रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी भारत माता के इमेज को बनाया। भारत माता यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया हुआ था। इसमें भारत माता को बहुत ही एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्योर, बहुत ही सेंटली, बहुत ही संतत्व तरीके से इनको दिखाया गया है। बहुत ही काम है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत ही साधु संत की वेशभूषा में भारत माता को अवनींद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये जब ये सारी चीज़ें इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ सर्कुलेट हो रही थी, तो जो इंडियंस थे वो यूनाइट होना शुरू हो गए, है ना। तो बेसिकली फिगर या इमेज ये जो है कलेक्टिव बिलोंगिंग स्पिरिट को डेवलप करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है वो ये बन जाता है, और ये है कि इंडिया में कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है वो डेवलप्ड होता है अदर देन फिगर एंड इमेज। वो आपका किससे होता है, तो आप अगर इस वाले पार्ट को देखेंगे तो इसमें आपका लिखा हुआ है कि इंडियन फॉकलोर के माध्यम से। इंडियन फॉकलोर का मतलब क्या है कि जो पास्ट के हमारे ग्रेट स्टोरीज थे, पास्ट के हमारे जो ग्रेट कल्चर है, उसको स्टोरी के माध्यम से रिसाइट किया गया। एग्जाम्पल के लिए एंशिएंट टाइम्स में आपने पढ़ा है ना कि इंडिया जो है मौर्यों के समय में या गुप्त पीरियड के टाइम पर इंडिया जो था बहुत ही एडवांस्ड कंट्री था, बहुत ही इंडिया को कहा गया था कि इंडिया वाज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड इंडिया वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट नेशन इन एंशिएंट टाइम्स। तो बेसिकली उस एंशिएंट स्टोरी को, एंशिएंट ग्रेटनेस को फिर से रिवाइव करने का प्रयास किया गया। तो 19th सेंचुरी में जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने कई सारे ट्रेडिशनल स्टोरी या सॉन्ग जो है उनको कंपोज करने शुरू किए। और ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे ये स्टोरी टेलर्स या बार्ड्स ये सब कलेक्शन करते हैं। वो लोग जो, और जो फॉक सॉन्ग्स थे और जो लेजेंड्स थे या जो बहुत ही ग्रेट सॉन्ग्स थे, उनका इन लोगों ने कलेक्शन किया। जैसे आपने देखा था ना जर्मनी में, जो जर्मनी के नेशन बिल्डिंग के लिए वहाँ के जो फेमस नेशनलिस्ट थे, उन्होंने जर्मनी को एक नेशन के तौर पर इस्टेब्लिश करने के लिए एंशिएंट स्टोरी को कहा कि एंशिएंट वैल्यूज़ को अगर हम प्रमोट करें तो हमारा कंट्री जो है वो ग्रेट नेशन के तौर पर एग्जिस्ट हो सकता है। तो
तो बेसिकली फॉकलोर में आप लोग ये कह सकते हो कि जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे उनका मानना था कि ये जो हमारा पास्ट का या एंशिएंट स्टोरी है, इसको अगर हम सर्कुलेट करें तो इंडिया जो रियल इंडिया है उसको हम दिखा सकते हैं। जो हमारा ग्रेट कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर है, जिसमें हिंदू जो हैं अपने कस्टम को, अपने वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करते हैं, ब्रिटिशर्स ने इसको क्या कर दिया है, करप्ट कर दिया है, डैमेज कर दिया है। जैसे पहले के टाइम पर जो डिसाइपल या शिष्य हुआ करते थे वो अपने टीचर्स का बहुत ही रेफरेंस करते थे, पेरेंट्स को लोग अपने रिस्पेक्ट किया करते थे, सुबह उठते थे तो उनका पैर छुआ करते थे। तो बेसिकली अंग्रेज़ों के आने के बाद जो ग्रेट कल्चर इंडिया का था वो करप्ट हो गया, डैमेज हो गया, वो नष्ट हो जाता है ब्रिटिशर्स की वजह से। तो बेसिकली हम पास्ट के ग्रेट कल्चर को अपना मेंटेन करते रहें, प्रिजर्व करते रहें, जिससे कि हमारे कंट्री की जो पास्ट की आइडेंटिटी है उसको हम रिस्टोर कर सकें कि इंडिया पास्ट में ग्रेट कंट्री था तो आज भी हो सकता है। उसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने भी कई इस तरह के एंशिएंट स्टोरी को कलेक्ट किया और लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेट करने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली आप लोग इस वाले पार्ट में कह सकते हैं कि आप कह सकते हो कि द स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप्ड बिकॉज ऑफ रिवाइवल ऑफ इंडियन फॉकलोर। रिवाइवल ऑफ इंडियन फॉकलोर का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पास्ट का ग्रेट हिस्ट्री है उसको फिर से हम स्टोरी के माध्यम से या उसको हम फिर से सॉन्ग के माध्यम से रिवाइव कर रहे हैं। साउथ इंडिया के एक फेमस नेशनलिस्ट थे, उनका नाम था नटेशा शास्त्री। उन्होंने तमिल में एक बुक पब्लिकेशंस किया, वो था द फॉकलोर ऑफ द सदर्न इंडिया। मीन्स साउथ इंडिया भी पास्ट का एक ग्रेट सिविलाइजेशन था, तो उसके ग्रेट हिस्ट्री को इन्होंने पब्लिश करने का प्रयास किया। तो उनका मानना था कि ये जो स्टोरी है ये नेशनल लिटरेचर हैं, ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं और ये जो हैं पास्ट के जो लोग थे, पास्ट के टाइम पर जो इंडिया के लोग थे वो बेसिकली किस तरह के कह सकते हो ना कि रियल थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ट में जो इंडियंस थे उनके क्या थॉट थे, उनके क्या व्यूज़ थे, उसका ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इनके माध्यम से इंडियन के बीच में स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को रिवाइव करने का प्रयास किया गया। उसके अलावा जो इंडियन लीडर्स थे वो जानते थे कि हम सिंबल के माध्यम से, आइकन के माध्यम से इंडियन को यूनाइट कर सकते हैं। जैसे आप लोग खुद देखते हो कि अगर आप अपने अंदर यूनिटी चाहते हो तो उसके लिए आप लोग प्लेस करते हो, उसके लिए आप लोग कमिटमेंट करते हो, उसके लिए आप रूल बनाते हो। तो वैसे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि आइकन, सिंबल ये इंडियन को यूनाइट कर सकता है। जैसे 905 का स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये स्वदेशी आंदोलन क्यों किया गया था? क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हो गया था, अंग्रेज जो थे वो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर दिए थे, वो हिंदुओं में वो इंडिया में यूनिटी देखना नहीं चाहते थे। बिकॉज ब्रिटिश अंडरस्टूड द मोर यू डिवाइड द मोर यू रूल, द लेस you divide the less you have chances to rule. So basically for their continuation, their imperial authority, British government in India, they partitioned Hindu Muslims and they said if British rule is disappeared from India, then Muslim will not live properly in India. They will be unsafe, they will be insecure. तो अंग्रेज़ों ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को यूनाइट करने से रोकने के लिए बंगाल का पार्टीशन किया। तो बंगाल के इस पार्टीशन के खिलाफ 905 में बंगाल में एक स्वदेशी आंदोलन चलता है और उस आंदोलन में बंगाल में एक ट्राई कलर फ्लैग का डिज़ाइन किया गया है और उस फ्लैग में 8 लोटस थे। उस वक्त इंडिया के 8 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश के, तो 8 लोटस 8 प्रोविंस का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, प्लस मून का जिसमें हिंदू मुस्लिम्स का दिखाया गया। उसके अलावा गांधी जी ने भी फ्लैग बनाया हुआ था और गांधी जी का जो फ्लैग था वो ट्राई कलर का था। सेंटर में स्पिनिंग व्हील था, चरखा था। चरखा मतलब क्या होता है कि हम मैकेनाइजेशन या मशीनों का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने कंट्री में सेल्फ हेल्प, मतलब जो कपड़े बनते हैं और जो काम होते हैं धागे वगैरह, वो मशीन से नहीं बल्कि हाथ से बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें थे। तो फ्लैग लेकर चलना और इस तरह के सिंबल का यूज़ करना, ये द स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को डेवलप करने में बहुत ही इमेंस कंट्रीब्यूशन करने का प्रयास किया। उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट वाले सेगमेंट को देखेंगे, लास्ट भी आपका यहाँ पे है, यहाँ कह सकते हैं, और ये आपके लिए जो है बहुत मैटर करेगा। मीन्स वेन एवर यू डिफाइन द इम्पॉर्टेंट बेसिकली व्हेन यू डिफाइन which factors contributed for the development of the spirit of collective belongingness, तो उसमें आप कह सकते हो रिवाइवल ऑफ folklores, representing a nation in a symbol like भारत माता, plus the basically circulations of different या circulations की बजाय आप यहाँ ये कह सकते हो कि becoming more and more aware about the importance of icon and symbols, because these things unite people, not divide people. Like flag, whenever you hold flag, the spirit of nationalism instill in your inside. So basically
फ्लैग का डिज़ाइन किया गया और फ्लैग के माध्यम से चाहे 905 का स्वदेशी आंदोलन हो या 1920 का नॉन कोऑपरेशन आंदोलन हो या 1930 का सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन हो या 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हो, इन फ्लैग के माध्यम से इंडियंस जो थे वो डिफरेंट एरिया के आपस में यूनाइट हो रहे थे और अपने आप को इंडियन कह रहे थे। उसके अलावा आप यहाँ पे लास्ट देख सकते हो कि कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को डेवलप करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था, और वो ये था अपने कंट्री के पास्ट हिस्ट्री का फिर से री इंटरप्रिटेशन करना। री इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, अंग्रेज़ इंडिया को कह रहे थे कि इंडिया जो है एक बैकवर्ड कंट्री है, एक पिछड़ा देश है। इंडिया के जो लोग हैं बहुत ही प्रिमिटिव हैं, मीन्स इंडियन पीपल जो हैं बहुत ही अनसिविलाइज्ड हैं, बहुत ही बारबेरियन हैं। इंडियन पीपल जो है रूल करने में इनकैपेबल हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो गवर्न कर सकें। तो बेसिकली ब्रिटिश ने इंडियन को कहा कि आप लोग जो हैं इस तरह से हैं। हमारी हिस्ट्री को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मीन्स इंडियन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास किया। तो जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने कहा कि नो, ब्रिटिश गवर्नमेंट आर रॉन्ग, इंडियंस आर ब्रेव, इंडियंस हैव इनफ कैपेसिटी टू गवर्न प्रॉपरली। सो बेसिकली इंडियन मोस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट दे रीडिफाइंड। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो हमारे कंट्री का इतिहास है वो कुछ और है। हमारे कंट्री में पास्ट में आप देखेंगे समुद्रगुप्त से लेकर अशोका से लेकर के महाराणा प्रताप से लेकर वीर शिवाजी तक लोग हैं। तो इंडिया को बैकवर्ड करना, प्रिमिटिव कहना या इस तरह के कमेंट करना ये इनसेंसिटिव है। उन्होंने एक्सप्लेन किया, मीन्स 19th सेंचुरी में बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे स्टोरी, जैसे आपके वीडी सावरकर थे, इन्होंने अ बंच ऑफ थॉट्स बुक लिखा हुआ है। उसके अलावा और कई सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे किताबें लिखे, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया जो है पास्ट में इंडिया का बहुत ही हिस्टोरिकल या बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री है, जहाँ पे पास्ट में इंडिया जो है आर्ट और आर्किटेक्चर के फील्ड में, मीन्स ये ब्रिटिशर्स हमको नॉलेज नहीं देंगे, हम लोग जो है आर्ट के फील्ड में, आर्किटेक्चर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, जैसे आपने देखा जीरो का इन्वेंशन इंडिया में होता है, या आप जो मतलब अर्थ जो है वो सन के सराउंडिंग रोटेट करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है इंडियंस ने डेवलप किया हुआ है। तो मैथमेटिक्स, रिलीजन और कल्चर में आप देखेंगे तो आप इंडिया में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म, ग्रेट कल्चर जो है वो डेवलप हुआ है ना। तो ये सब इंडिया में डेवलप हुआ था। तो इंडिया के हिस्ट्री का री इंटरप्रिटेशन किया गया, तो जिसके माध्यम से इंडियंस में कलेक्टिव स्पिरिट जो है वो डेवलपमेंट होना शुरू होता है। तो कहा गया कि जो हमारा ग्रेट हिस्ट्री था, ग्लोरियस टाइम था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, डिक्लाइन करने का प्रयास किया। जब इंडिया को कॉलोनी बना लिया गया, इंडिया को गुलाम बना लिया गया, तो इंडिया का ग्रेट कल्चर जो है वो अंडरमाइन हो जाता है। तो हमारी कंट्री के जो हिस्टोरियंस थे और जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो हमारी पास्ट कंट्री का अचीवमेंट्स है उसको हमें जो है दिखाना है। मीन्स जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को बुरे कंडीशन में लाए हैं। तो बेसिकली जब इंडिया को इस तरह से यूनाइट करने का प्रयास किया गया तो बहुत सारे उसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज में हैं। जैसे हम सिंबल और कॉइन का यूज़ करते थे तो कई बार हम भारत माता का इमेज करते हैं, तो मुस्लिम इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ करते थे। उनका मानना था कि सैफरन कलर, इमेज ऑफ भारत माता, ये केवल हिंदुआइजेशन की तरफ है, इससे हिंदू राष्ट्र की तरफ इंडिया बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से आप देख सकते हो आगे चल करके ये कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी जो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते थे, तो उनके बीच में डिफरेंसेस या मतभेद पैदा हो जाते हैं और बाद में इंडिया का पार्टीशन हो जाता है। मुस्लिम जो है वो एक पाकिस्तान राष्ट्र को मतलब बनाने में लेकर जाते हैं। लेकिन गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इंडिया जो था, इंडिया वाज, इज़ एंड विल बी अ सेकुलर नेशन, मीन्स इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इज़ अ सोर्स ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। मीन्स हमने कहा कि हमारे कंट्री में कंडीशन कुछ भी हो लेकिन इंडिया एक सेकुलर नेशन रहेगा। इंडिया में हर रिलीजन के लोग जो हैं फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं। इंडिया किसी के रिलीजन के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो बेसिकली इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हम कॉलोनियल माइंडसेट से फ्री होते हैं, कंट्री आज़ाद होता है, देश में फ्रीडम आता है। लेकिन उसके नेगेटिव सेंस ये होता है, कंट्री का पार्टीशन भी होता है, रिलीजन के बेस पे वायलेंस भी होता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में राइट या दंगे भी होते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसमें आपने स्टार्टिंग से आपको यहाँ ये समझ लेना है, और जो मेन चीज़ें हैं, जैसे आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूछ लिए, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया था। गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन वो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से इसलिए डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि इसमें जो डिसीजन लिया गया था वो इंडिया के अगेंस्ट में था। एग्जाम्पल के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड वाले में ये डिसीजन लिया गया था कि जो अनटचेबल हैं या जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वो नॉन हिंदू हैं, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब जहाँ पे अनटचेबल हैं, मेजॉरिटी में हैं, वहाँ पे केवल और केवल एससी क्लास के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, वोट कर सकते हैं। मतलब पॉलिटिकल तरीके से अंग्रेजों ने भारत को बांटने का प्रयास किया था। गांधी इसी बात को लेकर डिसअपॉइंट थे। तो बाद में गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता होता है, जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं। तो पूना पैक्ट में ये कहा गया था कि जो मतलब भारत में शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं
उनके लिए सीट जो है रिजर्वेशन कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, ना कि सेपरेट कर दिया गया। मतलब SC ST को उनके पॉपुलेशन के रेशियो के अकॉर्डिंग उनको चुनाव लड़ने का राइट, मतलब चुनाव लड़ने का सीट जो है शेयर किया जाएगा। तो आपका यहाँ पे पूना पैक्ट या यहाँ पे आपका मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कुछ वो चीज़ें, उसके अलावा जैसे लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस को लेकर सवाल पूछ ले तो आपका यहाँ पे रिस्पांस ये रहेगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो एक मास मूवमेंट था, लेकिन इंडिया के सभी लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं किए थे, खासतौर से शेड्यूल्ड कास्ट के लोग और मुस्लिम लोग। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो थी वो अपने आप को हिंदुओं के साथ ज़्यादा विजिबल आ रही थी, या कांग्रेस में जो अनटचेबल्स थे, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर भारत से ब्रिटिश चले जाते हैं तो भारत में हिंदू राज आ जाएगा, तो फिर से कास्ट सिस्टम आएगी, फिर से शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जो है प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस का लिमिटेशन यह है, लिमिटेशन का मतलब क्या है कि इसमें लिमिटेशन का मतलब क्या था, ये ऑल इंडिया करेक्टर का नहीं था, सम सेक्शन इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। मुस्लिम का भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, SC क्लास का डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें गांधी ने अम्बेडकर के से डिस्कशन भी किया। गांधी ने अनटचेबल के इम्प्रूवमेंट के लिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट करना, या भंगी काम को डिग्निफाइड करने के लिए खुद से टॉयलेट वगैरह साफ करना, या अनटचेबिलिटी बैन करने के लिए अपर कास्ट हिंदुओं को कन्विंस करना कि आप लोग जो है ऐसा मत करिए। तो बेसिकली गांधी ने बहुत सारे काम किए थे। अम्बेडकर ने कहा कि सोशल रिफॉर्म से इनका कोई बेटरमेंट नहीं होगा, इनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, जो अनटचेबल्स हैं वो खुद पॉलिटिक्स में जाएं, वो खुद डिसीजन लें, तब जाकर के उनका कंडीशन जो है खत्म इम्प्रूव हो सकता है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सकता है। दूसरा, जो मुस्लिम लोग थे वो सिविल डिसोबीडियंस में उतने एंथुजियास्टिक नहीं थे, उनका रिस्पांस थोड़ा सा ल्यूकवार्म था। ल्यूकवार्म का मतलब क्या था, वो बहुत ही मतलब अनडिजायर्ड थे, वो इस आंदोलन को ज्वाइन नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी ये हिंदू महासभा के साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो रही थी, हिंदू महासभा को कट्टर हिंदू संगठन के तौर पर देखा गया था। तो जहाँ यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर थे वो उन्होंने मतलब कांग्रेस से थोड़ा दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसके अलावा 20th सेंचुरी में जब ये लोग अपने रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे तो उसमें एक तरह से कह सकते हो कि कम्युनल एंगल दिखाते थे, उसमें मतलब अपने आप को जैसे अपने अपने धर्म के नारे लगाते थे, तो इससे दूरियां और बढ़ती हैं। 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता होने वाला था कि भारत में जब इलेक्शन कंडक्ट होगा तो उसमें मुस्लिम के लिए सीट रिजर्वेशन कर दिया जाएगा, लेकिन जो हिंदू महासभा के लीडर थे MR जयकर, इन्होंने इस फार्मूला को अपोज किया। तो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो यूनिटी होने वाला प्रयास था वो भी उसको एक बहुत बड़ा शॉकिंग या धक्का लग जाता है। तो लिमिटेशंस में आपका लॉन्ग आंसर टाइप में बोर्ड सवाल पूछेगा तो आप यहाँ रिस्पॉन्ड करिएगा कि लिमिटेशंस में जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, जो मुस्लिम के लोग थे, उनका पार्टिसिपेशन जो था बहुत ही एंथुजियास्टिक नहीं था, बहुत ही लिमिटेड स्केल पे था। उसके अलावा आपने गांधी इरविन पैक्ट के कंडीशंस के बारे में पढ़ा हुआ है, उसके अलावा सिविल नॉन कोऑपरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आप इस तरह से रिवाइज करेंगे तो जहाँ तक आप जो है इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको गेन कर सकते हैं। बाकी आपका जो रिवीजन अब चलेगा तो रिवीजन में थोड़ा सा हम नेशनलिज्म इन यूरोप वाले के उसमें हम देख लेंगे। उसमें आपको यहाँ पे मेनली थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देना है कि जर्मनी, ब्रिटेन और इटली एक नेशन के तौर पर यूनिफाइड होते हैं तो प्रोसेस क्या था, आपको वो डिफाइन कर देना। बाल्कन में टेंशन बहुत एक्सप्लोसिव होता है, रीज़न क्या था, क्योंकि बाल्कन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, ऑटोमन अम्पायर उस पर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ऑटोमन अम्पायर जो मुस्लिम एम्पायर था वो 18th और 19th सेंचुरी में काफ़ी वीक हो गया था। तो बाल्कन एरिया में डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग रह रहे थे, डिफरेंट फेथ और डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग रह रहे थे। उन्होंने बाल्कन एरिया में अपने लिए अपने अपने कंट्री का डिमांड करना शुरू कर दिया। वहाँ पे यूरोपियन पावर भी एंटर कर जाते हैं, क्योंकि बाल्कन जो है उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्स और अदर तरह की चीज़ें अवेल होती हैं। तो बाल्कन में जब कंपटीशन होता है डिफरेंट यूरोपियन पावर के बीच में, तो वहाँ पे और ज़्यादा वहाँ के जो लोकल थे वो बहुत ही अपसेट होते हैं। तो ग्रेजुअली क्या होता है, इसकी वजह से आपका जो बाल्कन वाला एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी शुरू होता है। जो मेजर पावर थे वो बाल्कन में जो इकट्ठा हो रहे थे उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का यहाँ पे ये है। तो बाल्कन वाले पॉइंट में आप लोग ये देख लीजिएगा कि क्यों टेंशन बनता है और क्यों वहाँ पे मतलब कंपटीशन होता है यूरोपियन पावर के बीच में, उसके लोकेशन की वजह से, उसके रिसोर्स की वजह से, वहाँ पे नेशनलिज्म की वजह से, या वहाँ पे बाल्कन एरिया बहुत ही वास्ट एरिया है। आपका जो ईस्ट यूरोप है, कुछ एशिया के रीजन है, तो इन एरिया के मतलब जो कनेक्टेड एरिया थे वहाँ पे डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग रहते, तो उन्होंने अपने लिए फ्रीडम और अपने लिए इंडिपेंडेंस का डिमांड किया। तो कंबाइंड ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, जिसकी वजह से बाल्कन एरिया में कंडीशन बहुत ही टफ हो जाता है। तो बेसिकली आपको कई सारे पॉइंट्स इंडिकेट करने हैं, तो चैप्टर फर्स्ट में भी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के।